मेरा शौहर अंधा था। जब वो हमबिस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बरहाना करके इसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शौहर का आधा मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसे के लिए अंधे शख्स के साथ साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता, इसे मेरा हमसफर बना दिया था। इन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था। इन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। इसके साथ इसका वो मैल नरस भी मौजूद था जो हर वक्त इसके साथ रहता था। वो इसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू पीती हाँ में सर हिला दिया और मेरा शौहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टोटोल कर मेरे नाखुश देखने लगा था। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने इसका हाथ पीछे झटक दिया था। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात उभरे। शायद वो इस रद्दे अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से मरऊब होकर शादी कर रही थी। इसे कैसे धुतकार सकती थी। मैं एक पल भी इसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे छोटी छोटी बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन ही नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़वाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने अमजद का चेहरा आ रहा था। तब भी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं इसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हेवी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। इसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाजिमा को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुनाती थी। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैंने लॉन से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजिमों के क्वार्टर्स के थे, सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने इसे कहा कि मुझे शब्बों से बात करनी है। कहाँ है वो? उसे बुला दो। तभी चौकीदार शब्बों को बुलाकर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं इसका हाथ पकड़कर लॉन्च में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई ये कीमती सोने की अंगूठी इसके हाथ पे रख दी जो बरी में मेरे शौहर ने मेरे लिए जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो अंगूठी बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी इसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज से कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने शब्बों को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं इससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। जब मैंने इसे ये बात बताई तो वह हक धक रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने इसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ दिया और इसे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। इसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई थी। इसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शिकस्ता अंदाज में निकली तो वो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। मैंने इसका शुक्र अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से इसे यह काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि बरवक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर इसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपने अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था इसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई।
अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल फिर से छो गया था। तभी मेरा शौहर भी कहने लगा कि तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं वो बुझे दिल से अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी अमजद से मुलाकात हुई थी। इसको देखकर पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई। इसने भी एक शिकवा की ना नजर मुझ पर डाली और दोबारा से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो इस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो बिला आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर इससे मुखातिब हो बैठी थी। और फिर इसके शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत दुखी है। इससे ज्यादा तो मैं दुखी थी। इस सब में मेरा कोई कसूर भी नहीं था। इसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे जहन में वो घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को पाया तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरआमद करना शुरू कर दिया था। वो मुलाजिमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। इसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वो यह बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ सफदर था, जो मेरे शौहर का चमचा था। इसका बहुत ज्यादा मुखल्लिस था, हर बात इसे बताता था। इसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने यह मंसूबा बनाया। आधी रात को फोन करके मैंने इसे कमरे में यह कहकर बुलाया कि मेरे शौहर की तबीयत खराब है। वो फौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शोर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जब मुझसे रोने का सबब पूछा तो मैं इसे कहने लगी कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। सफदर ये सुनकर परेशान हो गया था। इसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने वही सुना जो मैंने इसे सुनाया था और वही देखा जो मैं इसे दिखा रही थी, और इसने फिर सफदर को इस नौकरी से निकाल दिया था। सफदर ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर इसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे मंसूबे के तहत मैंने अपने शौहर को कहा कि मेरा दूर का कजिन है, वैसे भी इसे नौकरी की तलाश है और वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकता है। इनकी बात सुनकर एक पलकों में शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं इनके साथ क्या कर रही थी और इनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने अमजद को घर में रख लिया था। इसे सफदर की जगह दे दी थी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी ये इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर इसे मेरी खुर्बत भी मैसर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजिमा को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद अमजद के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शौहर कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं भौंकला गई कि अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो अमजद भी तो इनके साथ जाएगा और अमजद के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों में मैंने इनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। इनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। वो फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये एक महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारा था। अपने शौहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं अमजद के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगह जहाँ पर मैं वैसे जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इन सब जगहों पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले ये लम्हात हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर एक महीने के बाद जब मेरा शौहर घर आ गए तो वो पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी इनका लहजा बदला हुआ था। देखने में भी वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। इनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। और रात को फिर हस्बे मामूल मैंने मुलाजिमा को अपने कमरे में बुला लिया और फिर खुद अमजद के कमरे में चली गई। मुझे इसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जब आंखें खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारी जिंदगी मैंने हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 5 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रवायत मिल जाया करती थी। अम्मी का अताब का निशाना भी
मैं ही ज्यादा तड़पना करती थी। अम्मी को भी मेरे हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। इन्हें मेरे सहेलियों के घर आने जाने पर, ज्यादा वक्त छत पे गुजारने पर, गरज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज था जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती, उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतारकर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे, दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीनों बाद ही नसीब होता था। अमजद मेरी जिंदगी में बाहर के मानंद आया था। वो लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर आबाद हुए थे। यह घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हमें एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वो लोग तो बेचारे अपने घर से भी महरूम थे। अमजद की कोई नौकरी भी नहीं थी, वो सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब अमजद ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो अम्मा अब्बा ने यह कहकर रिश्ता इसी वक्त मुस्तरद कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वो कोई नौकरी करता है। ऐसे निखट्टू इंसान के साथ ब्याहीना का क्या फायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मैके की दहलीज पर आती रहे। अम्मा की बात एक हद तक माकूल थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने जब इस बात पर एहतजाज किया तो अम्मा ने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की थी और अम्मा से मार खाने के बावजूद भी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रही थी। इन्हीं दिनों अब्बा अम्मा के साथ ना जाने का क्या सरगोशियां करते रहते थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे। मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं काफी ज्यादा उथड़ी लड़की हूँ। तभी एक दिन अम्मा ने मुझे कहा कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसा तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अम्मा ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वो निखट्टू, वो जो 10 रुपये भी नहीं कमाता, वो तुम्हें कहाँ से खिलाएगा, वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो अब्बा भी इस रिश्ते के हामी थे। अम्मा की निस्बत अब्बा से मैं बहुत डरती थी और इनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा को गुर्दों का मसला था, इन्हें पिछले कई सालों से शुगर की बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया तो इन्हें इनके बॉस ने बहुत माली मदद भी की थी, जिसके बारे में मुझे बहुत बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेरों ढेर कपड़े आए तो ये देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहल गई थी और फिर शादी की तैयारियां करने लगी थी। जब मुझे अम्मा ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला शौहर अंधा था, इसे नजर नहीं आता, तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। अम्मा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर इस शख्स से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर अम्मा गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तू क्या हुआ? लड़का बहुत अमीर है, पैसों में खेलेगी तू, और तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसका इलाज मुमकिन है। कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट से इसकी नजर चली गई है और ये भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन करवा ले तो इसकी नजर वापस आ जाए। तुम फिक्र क्यों करती हो? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मेरे दिल में इस शख्स के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उकसाया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर माजूरी होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और बदगुमानियां लेकर इसके घर में आई थी। इसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से इसके लिए ये नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो इस कमजोरी से फायदा उठाने का सोच रही थी और बिला आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे इसकी खुरबत भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर आसाइश मुझे मैसर थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। दरवाजे के बीचों बीच मेरा शौहर खड़ा था, वो बिल्कुल सामने देख रहा था। इसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर इसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा। इसे देखकर हम लोग फिर से एक दूसरे में मसरूफ हो गए थे। वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था।
अपने शौहर की यह कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। और अगले दिन जब मैं सुबह नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा शौहर बैठा हुआ था और हैरानगी की बात यह थी कि इसके हाथों में एक अखबार था। आंखों पे गिलास टिकाए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। मैंने और अमजद ने हैरान और परेशान नजर एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था? तभी मेरे शौहर ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। इसकी बात सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे ही रह गया था। इसका मतलब था कि रात जो कुछ भी हुआ था इसने देख लिया था। इस पर मेरी हकीकत खुल गई थी। मेरे चेहरे के तासिरात देखकर वो जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर एतबार किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने सफदर पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था। और फिर हाफिज में जाने के बाद मैंने सफदर को अपने हाफिज में बुलाया तो हिचकिचाते हुए इसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, इस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में ना जाने तुम्हारा क्या मकसद है। और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजिमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। मुलाजिमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने इससे बात की और इसे ये सब पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। इसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी। इसने मेरे हाथ में यह खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं। मैंने तुम्हें अपने रदो कहाँ रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नजर इस पर डाली थी। इसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी इसने ये कॉल फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा कि ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था, चूंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहे इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आजाद हो। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार के लिए हम दोनों मरे मरे कदमों से वहां से निकले थे। ये भी गनीमत था कि इसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफी टाइम तक हम दोनों की जरूरियात पूरे करने के लिए काफी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मिल होते ही मैंने अमजद पर जोर देना शुरू कर दिया। निकाह कर लो, इसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चिंचलाने लगी थी। सुबह शाम में अमजद को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगी। जब भी मैं इसे यह बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं इसे गुस्से से यह बात कहती थी। इसी वजह से इसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी इसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता, मुझे मारने लगता। वो तो निखट्टू इंसान था, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी, वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा इसमें और कोई गुण नहीं था, मगर अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से इस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे, वो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थी और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते करते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक तक थी, मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब घर में आती तो मेरा शौहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। इसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकन हारी मैं घर के काम करने में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वो ऐश भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पुराने शौहर के घर में गुजारे थे, और अब तो वो दिन जैसा मेरे ख्वाब बन के रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से ये अजियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे गिन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर
मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शौहर को इज्जत और मोहब्बत देती। अम्मा ने मुझे कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही इसकी नफरत में बावरी हुए जा रही थी। आज इसके साथ इसके घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब तो इसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे अमजद के साथ ही हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना इंतखाब था और अमजद को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन कामकाज करके घर का चूल्हा चला रही थी। मुझ जैसी औरतों के साथ ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।